Welcome to you all in the last module of the people as a resource. In this module, we will cover what is unemployment and its types, and why unemployment is peculiar problem in India, and what are the different ways to generate more employment opportunities. So let's start. What is unemployment? Unemployment, generally we think that if the person have no work, then it is called unemployment. But in economics terms, it can be defined as unemployment is the situation in which people are able to work and willing to work at prevailing wage rate, but they do not find job. Then this situation is called unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स टर्म में अगर डिफ़ाइन करना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति काम करने में सक्षम है और वो काम करने की इच्छा भी रखता है, उसके बावजूद भी अगर उसको काम नहीं मिल रहा, तब वो अनएम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा। अगर व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं है और उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं होता। और ऐसे पर्सन जो काम करने की इच्छा ही नहीं रखते, उन लोगों को भी अनएम्प्लॉयड पर्सन में काउंट नहीं किया जाता। जैसे कुछ हाउसवाइफ्स हैं जो मार्केट एक्टिविटीज़ में इंटर करना नहीं चाहती, उन लोगों को भी अनएम्प्लॉयड पीपल में काउंट नहीं किया जाता है। वर्कफोर्स इंक्लूड्स पॉपुलेशन फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। वर्कफोर्स में उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया जाता है जिनकी एज 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के बीच की हो। 15 ईयर से कम उम्र के बच्चों को और 60 ईयर्स प्लस जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है, उनको इनकैपेबल माना जाता है, इनकैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, दे आर नॉट एबल टू डू वर्क, दैट्स वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन वर्क फोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग करते समय केवल 15 से लेकर के 59 ईयर्स एज ग्रुप की पॉपुलेशन को ही इंक्लूड किया जाता है और उन्हीं पे सर्वे कंडक्ट किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स इन द रूरल एंड अर्बन एरिया बोथ। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रूरल एरिया में भी है और अर्बन एरिया में, दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर रूरल एरिया में अलग और अर्बन एरिया में अलग है। इन रूरल एरिया देयर इज़ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है, ज़्यादातर लोग सीजनली और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। Let's discuss what is seasonal unemployment. When people have job during particular season, but some month of the year they do not have any job, this is called seasonal unemployment. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि नेम बता रहा है कि पर्टिकुलर सीजन में लोगों के पास काम नहीं होगा। तो लोगों के पास नॉर्मली काम रहता है, लेकिन कुछ मंथ साल के होते हैं जब उनके पास काम नहीं होता। बेसिकली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली पाया जाता है कि जब क्रॉप्स मैच्योर हो रही होती हैं, उस समय वर्कर्स के पास कोई जॉब नहीं होता। जब सोइंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तब तो वर्कर्स के पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन जब क्रॉप्स मैच्योर हो रही होती हैं, उस समय वर्कर्स खाली बैठे रहते हैं। फार्मर्स हैव जॉब ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, बट व्हेन द क्रॉप्स आर बीइंग मैच्योर, एट दैट टाइम दे हैव नो वर्क टू डू। दिस इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली केवल फार्मिंग सेक्टर में ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ में भी हो सकता है, टूरिज्म में भी सेक्टर में भी पाया जाता है। जैसे जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो विंटर रीजन के एरिया है, वहाँ पे समर सीजन में तो टूरिज्म सेक्टर डेवलप करता है, फ्लोरिश करता है, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है, उस समय उनकी डिमांड कम हो जाती है।
आइसक्रीम इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं कि समर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा, लेकिन विंटर सीजन में आइसक्रीम की सेल कम होने के कारण लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली रूरल एरिया में पाया जाता है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Disguised unemployment, it is the type of unemployment in which people appear to be employed, but there is no change in total production or total output with their entry and exit. Total production remain constant because there are more people are employed than required. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है जिसमें पीपल देखने में लगेगा कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने और न करने से कोई प्रोडक्शन में चेंज नहीं आता। प्रोडक्शन जो टोटल है वो कांस्टेंट रहता है। अगर उनको काम से निकाल दिया जाए तो भी टोटल प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, और उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा तो भी टोटल प्रोडक्शन वही रहेगा। बस केवल लेबर एफर्ट कम हो जाता है। जैसे एक पर्सन की वर्किंग कैपेसिटी 8 आवर्स की है, तो उस पर्सन के आने से, नए पर्सन के आने से वो पर्सन अपनी 8 आवर्स की कैपेसिटी का यूज़ नहीं करेगा, ओनली दे विल बी एम्प्लॉयड फॉर 4 आवर्स। तो लेबर एफर्ट तो कम हो जाता है पर्सन के आने से, लेकिन जो टोटल आउटपुट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे सिंपली हम एक एग्जांपल लें कि फार्मिंग में हम लगे हुए हैं, फार्म प्रोडक्शन कर रहे हैं। फार्म प्रोडक्शन करने पे हम इंडिविजुअली 10 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। छोटा भाई है, वो अनएम्प्लॉयड है, उसने कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं और फार्मिंग कराना चाहते हैं। हमने उससे कहा कि आ जाओ। अब उसके आने के बाद हुआ क्या कि जो हम 8 आवर्स वर्क कर रहे थे, अब हमने अपना वर्क क्या किया, 4 आवर्स कर दिया। 4 आवर्स का हम कर रहे हैं, 4 आवर्स का वो। इट मीन्स I am unemployed for 4 hours and he is also unemployed for 4 hours. This type of unemployment is called disguised unemployment because due to this the total production remain constant. अगर हम उसको हटा भी दें तो हमारा 8 आवर्स का फुल यूटिलाइजेशन होगा और टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, in an agriculture sector farm, there is the requirement of 3 workers and 7 workers are working. It means 4 workers are disguised unemployed. तो अगर हम फार्म पे एग्जांपल लें कि 7 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं और जबकि हमको रिक्वायरमेंट 4 वर्कर्स थी, तो बाकी जो थे वो अनएम्प्लॉयड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, in this unemployment is found especially in the urban area. In this type of unemployment, people who are postgraduate, graduate, matriculated, they do not have work to do. तो ज़्यादातर ये अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में पाया जाता है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी किए हुए हैं और बीटेक हैं, होल्डर हैं, ऐसे लोगों को काम नहीं मिल पाता। तो इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इफ़ अ बीटेक डिग्री होल्डर इज सीकिंग वर्क बट ही डू नॉट गेट द जॉब, देन ही इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो अगर एक बीटेक डिग्री होल्डर है, वो काम ढूंढ रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा, वो पढ़ा लिखा है, तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पेकुलियर प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत असामान्य समस्या है इंडियन इकोनॉमी के लिए। स्पेशली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाई इट इज़ ट्रीटेड एज प्रॉब्लम? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमारे जो रिसोर्स हैं, जिनको हम यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन रिसोर्स का धीरे धीरे वेस्ट हो रहा है। इट टर्न्स कंट्रीज असेट इनटू लायबिलिटी।
जो एजुकेटेड पीपल हैं वो कंट्री के लिए एसेट हैं, ह्यूमन कैपिटल हैं, और वो इकोनॉमिक बर्डन बनने लगते हैं कंट्री के लिए, तो वो एसेट से लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। इट इंक्रीजेज द बर्डन ओवर वर्किंग पॉपुलेशन। अगर पीपल अनएम्प्लॉयड होता है तो अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी उसकी कुछ फिजिकल नीड्स हैं, जैसे फूडिंग, क्लोथिंग, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, और इन सब के लिए वो अपने फैमिली के उन मेंबर्स पे डिपेंडेंट होता है जो वर्किंग पीपल हैं। वर्किंग पीपल पे डिपेंडेंसी के कारण जो बर्डन है वर्किंग पीपल पे वो बढ़ता जाता है। उनको लगता है कि उनको और अर्न करना चाहिए ताकि फैमिली के लिए या अपने ब्रदर के लिए या अपनी फैमिली के वो मेंबर्स जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। सो दिस क्रिएट्स प्रेशर ओवर द वर्किंग पॉपुलेशन फॉर डूइंग ओवर टाइम वर्क, टू डू मोर एक्टिविटीज़, टू डू मोर अर्निंग। इट क्रिएट्स फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस। अगर पढ़े लिखे लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं और उनको काम नहीं मिल रहा तो उनके अंदर एक होपलेसनेस की फीलिंग आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में इकोनॉमिक ओवरलोड को भी बढ़ाता है। गवर्नमेंट को बहुत सारे ड्रिफ्ट्स लेने पड़ते हैं ताकि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, इंडस्ट्री सेटअप करके जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा सके। उन पीपल को जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास इनकम नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए और फूड प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से डेब्ट का बर्डन गवर्नमेंट पे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे क्रिएट किया जाए। फर्स्ट वन इज़ बैंकिंग सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि रूरल एरिया में बैंक से आसानी से सस्ते रेट पे लोगों को लोन मिल सके और इस लोन की मदद से फार्मर्स HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इन सब को परचेस करे और ज़्यादा टाइम तक वर्क करता रहे। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इनसे लोन लेकर के छोटे छोटे बिजनेस सेटअप कर सकें। रोड शुड बी कंस्ट्रक्टेड। गवर्नमेंट को रोड्स बनानी चाहिए। रोड के कंस्ट्रक्शन के कारण कनेक्टिविटी बढ़ती है। कनेक्टिविटी के बढ़ने के कारण मार्केट का डेवलपमेंट होता है और रोड के कंस्ट्रक्शन में भी लोगों को एम्प्लॉयड किया जा सकता है। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रिक्शा पुलर्स, ऑटो रिक्शा, ट्रक ट्रांसपोर्ट, बसेस, इन सब के ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। टूरिज्म सेंटर शुड बी डेवलप्ड। गवर्नमेंट को टूरिज्म सेंटर डेवलप करने चाहिए। टूरिज्म सेंटर के डेवलप करने के कारण फ़ोटोग्राफी, होटल्स, रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, टूरिस्ट गाइड, वाटर स्पोर्ट्स, इन सब सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल शुड बी कंस्ट्रक्टेड। गवर्नमेंट को स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए जिसके कारण कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, इन सब के सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रोवाइडेड। रूरल एरिया में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए जिसके कारण कंप्यूटर सेंटर्स और इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड जितने भी बिजनेस हैं उन सबको शुरू किया जा सके। इंडस्ट्री को रन कराने के लिए पावर सप्लाई मिल सके। एग्रो बेस्ड मील शुड बी सेटअप। गवर्नमेंट को एग्रो बेस्ड मील सेटअप करनी चाहिए। जैसे वीट फ्लोर मिल है, जिस एरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ शुगर मिल सेटअप कर दी जाए और जिधर मस्टर्ड का प्रोडक्शन हो रहा है उधर ऑयल मिल का सेटअप किया जाए, राइस मिल सेटअप की जाए। टोमेटो के प्रोडक्शन यूनिट्स एरिया में टोमेटो केचप की इंडस्ट्री सेटअप की जाए, फ्रूट जूस की इंडस्ट्री। इस तरीके से
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के सेटअप करने से फार्मर्स के कमोडिटी तुरंत सेल भी हो जाएगी और एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी मिलेगा और इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी। स्मॉल शॉप्स शुड बी ओपनड। छोटी छोटी एरिया में छोटे छोटे स्मॉल शॉप्स ओपन किए जाने चाहिए उस एरिया की नीड्स को देखते हुए। जैसे फार्मिंग एरिया है तो फार्म इक्विपमेंट्स की शॉप खोल दी जाए, पॉपुलेटेड एरिया है तो ग्रॉसरी शॉप्स, इसेंशियल नीड्स की चीज़ें, अगर हॉस्पिटल के नियर बाई एरिया है तो वहाँ पे मेडिकल रिलेटेड शॉप्स को ओपन किया जाए। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है।